बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, अस्सलामु अलैकुम। आप सबको हमारे चैनल फिज़िक्स आसान के फोरम पर खुश आमदीद और मैं हूं अदनान साजिद। आज हम न्यूमेरिकल सीरीज़ में सेकंड ईयर के चैप्टर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो पहले जो दो न्यूमेरिकल्स हैं 13.1 और 13.2, ये करंट की डेफिनेशन से मुतल्लिक हैं। तो करंट को हम डिफाइन करते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। तो पहले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पढ़ते हैं 13.1 की। आप देख सकते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन 1 मिनट। टाइम दिया गया 1 मिनट। इफ द 300 मिली एम्पियर करंट इज पासिंग थ्रू इट, अगर करंट जो है वो 300 मिली एम्पियर उसमें से गुजरे, हम इनको स्टैंडर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने मालूम करने हैं। ये आ गई करंट की डेफिनेशन, I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। जब हम टाइम को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी I इंटू टी। जबकि चार्ज का हमें मालूम है कि वो n इंटू ई के बराबर होता है। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जबकि e जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? I टी ओवर ई। तीनों क्वांटिटीज़ की वैल्यूज़ का हमें मालूम है, तीनों क्वांटिटीज़ की वैल्यूज़ का हमें इल्म है। हमने इसमें वैल्यूज़ पुट की तो ये आंसर आ रहा है 18 ओवर 1.6 इंटू 10⁻⁹। इसको जब सॉल्व किया गया तो ये आंसर आ रहा है 1.12 इंटू 10⁻20। इतनी तादाद में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 1 मिनट में इतनी करंट को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए उसके किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से गुजरेंगे। अब जी न्यूमेरिकल 13.2 की स्टेटमेंट देख लीजिए। अ चार्ज ऑफ 90 कूलम पासिस थ्रू अ वायर इन 1 आवर एंड 15 मिनट्स, व्हाट इज़ द करंट इन द वायर। कि 1 घंटे और 15 मिनट तक किसी वायर में से इतने चार्जेस गुजरते रहें तो टोटल कितनी करंट फ्लो करेगी। तो हम इनको स्टैंडर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। टाइम 1 आवर 15 मिनट्स, 1 आवर में 36 सेकंड होते हैं। 15 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये 900 सेकंड, ये आगे 900 प्लस 3600, ये टोटल जो टाइम है वो 4500 सेकंड आ जाएगा। तो करंट हमने डिटरमिन करनी है, वही डेफिनेशन। करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल, इतने छोटे जो न्यूमेरिकल हैं वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। 0.02 एम्पेयर इसका आंसर आ रहा है। इसको हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻2 एम्पेयर, या इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं 20 इंटू 10⁻3। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं I इज इक्वल टू 20 मिली एम्पेयर। तो दोनों फॉर्मेट में जो करंट की वैल्यू है वो ठीक है। एग्जाम्पल 1 भी इसी पैटर्न पर है जी। अब हम बढ़ते हैं अपने न्यूमेरिकल 13.3 की तरफ। इसका जो डाटा है एक गिवन सर्किट डायग्राम है और इस डायग्राम में हमें 4 चीज़ों का पता चल रहा है। 3 रेजिस्टेंसेस हैं, R1, R2 एंड R3। इनकी मुतलका वैल्यूज़ हमने डाटा में लिख दी और बैटरी के जो अप्लाइड वोल्टेज हैं 6 वोल्ट, ये भी हमने लिख लिए, V इज इक्वल टू 6 वोल्ट। अब हमने इसमें डिटरमिन क्या करना है। अब इसकी स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। टोटल सर्किट कितनी रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RE, उसको हमने कैलकुलेट करना है। एंड टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स, सोर्स से कितनी करंट जो है वो निकल रही है। उसके बाद हमने कैलकुलेट करना है करंट थ्रू ईच कंपोनेंट। R1 के थ्रू कितनी करंट फ्लो हो रही है, R2 के थ्रू कितनी करंट फ्लो हो रही है और R3 के थ्रू कितनी करंट फ्लो हो रही है। दैट्स मीन उनको हम उनके नामों के लिहाज से हम करंट्स का भी नाम रख देते हैं, I1, I2 एंड I3। तो अब जी हम इस कॉम्बिनेशन को देख सकते हैं कि R1 और R2 जो हैं ये दोनों तो आपस में पैरेलल हैं। तो हम क्या करेंगे, इनके ऊपर पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगाएंगे रेजिस्टेंसेस का। R1 एंड R2 आर पैरेलल, सो 1 ओवर R डैश, इनकी जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है उसका नाम हम R डैश रखते हैं, इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2। इनकी वैल्यूज पुट की, 2 ओवर 6 इज इक्वल टू 1 ओवर 3, और जब दोनों का रेसिप्रोकल लिया जाएगा तो R डैश की वैल्यू आ जाती है 3 ओहम। अब इसकी जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है उसका नाम हमने रखा है R डैश। अब ये R डैश इस R3 के साथ आ गई है सीरीज में, तो हम लिख सकते हैं एज R डैश एंड R3 आर इन सीरीज, लिहाजा इनके ऊपर सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगेगा। इनको हम सिंपली लीनियरली एड अप कर देते हैं। 3 + 3 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सो बिकम 6 ओहम, कि टोटल जो रेजिस्टेंस है पूरे सर्किट में तीनों रेजिस्टेंसेस की वजह से वो आ रही है 6 ओहम। अब हमने जी कैलकुलेट करना है टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट। वोल्टेज का हमें पता चल गया, टोटल रेजिस्टेंस का पता चल गया। हमने इसको सर्किट को इस तरह से लिख सकते, ये R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई, ये वोल्टेज है 6 वोल्ट। तो अब हमने इस करंट को हमने यहाँ से कैलकुलेट करना है बाय ओहम्स लॉ, V इज इक्वल टू I R। यहाँ से हम करंट को कैलकुलेट कर लेते हैं।
आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। वी की क्या वैल्यू है जी 6 और टोटल रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू है, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू भी 6, तो ये आंसर आ रहा है 1। सो द वैल्यू ऑफ करंट इज 1 एम्पेयर। कि बैटरी से जो करंट ड्रा हो रही है उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 1 एम्पेयर। अब पार्ट 3 में हमने वैल्यूज़ मालूम करनी है I1, I2 एंड I3 की, कि जो करंट्स R1 से फ्लो कर रही है उसका नाम हम I1 रख देते हैं, R2 से जो करंट फ्लो हो रही है उसका नाम हम I2 रख देते हैं। तो हमने इन करंट्स को कैलकुलेट करना है। तो फिगर से डियर स्टूडेंट्स एक बात तो हमें डायरेक्ट समझ आ रही है कि यहाँ से जो करंट निकल रही है, यहाँ से जाके जैसे भी उनकी डिवीजन हो, यहाँ से जो करंट फ्लो हो रही होगी उसकी वैल्यू वही होगी जो कि यहाँ से फ्लो हो रही है। लिहाजा लॉजिकली हम लिख सकते हैं कि I3 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू I, लिहाजा इसका तो आंसर आ गया 1 एम्पेयर। अब रह गई I1 और I2। अब I1 और I2 जो हैं उनकी वैल्यूज़ को डिटरमिन करने के लिए हमें इन रेजिस्टेंस के थ्रू जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। दैट्स मीन वी हैव टू डिटरमिन फर्स्ट द वोल्टेज अक्रॉस पॉइंट्स A एंड B, कि इन दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है। तो टोटल वोल्टेज का हमें इल्म है और इसकी थ्रू हमें रेजिस्टेंस का भी इल्म है और करंट का भी इल्म है, लिहाजा वोल्टेज अक्रॉस BC हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो I1 और I2 को कैलकुलेट करने के लिए VAB को पहले कैलकुलेट करना ज़रूरी है। तो VAB जो है वो किस तरह से कैलकुलेट होगा, अगर हमें VBC का पता होगा तो VBC जो है ये किसके बराबर है, वो बराबर है I3 इंटू R3। हमें इनकी वैल्यूज़ का इल्म है। I3 कितना है जी 1 एम्पेयर और R3 कितना है 3, तो ये वोल्टेज आ गया 3 वोल्ट। VBC जो है वोल्टेज अक्रॉस पॉइंट्स B एंड C इज़ 3 वोल्ट। तो इस इक्वेशन से, इस सर्किट से हम लिख सकते हैं कि जो टोटल वोल्टेज है वो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप और इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप के सम के बराबर होगा। दैट्स मीन हम लिख सकते हैं कि वोल्टेज ऑफ द बैटरी 6 वोल्ट इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस AB एंड वोल्टेज अक्रॉस BC। तो इस इक्वेशन से हम VAB को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा VAB विल बिकम 6 वोल्ट माइनस वोल्टेज अक्रॉस BC। तो ये क्या वैल्यूज़ आ गई जी 6 माइनस VB से भी हमने कैलकुलेट किया है 3, तो वोल्टेज अक्रॉस AB की वैल्यू आ गई 3 वोल्ट। अब ये हमसे पूछा नहीं गया, लेकिन I1 और I2 को कैलकुलेट करने के लिए इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो मालूम करना ज़रूरी है। लिहाजा I1 जो है वो किसके बराबर होगा VAB ओवर R1। तो इसमें इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। VAB अभी हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना है 3 वोल्ट, R1 की कितनी वैल्यू है 6, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 0.5 एम्पेयर। ये I1 की क्या वैल्यू आ गई 0.5 एम्पियर। सिमिलरली करंट थ्रू I2 का क्या फार्मूला होगा, उसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो भी VAB है, तो हम लिख लेते हैं VAB ओवर R2। इसमें वैल्यूज पुट की 3, R2 की क्या वैल्यू है 6 ओहम, इसका भी क्या आंसर आ रहा है 1/2 एंड I2 इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। तो इस तरीके से हमने ये पांचों चीज़ों को कैलकुलेट कर लिया, RE, I3, I1 एंड I2। इसको बच्चों हम लॉजिकली भी समझ सकते हैं कि अगर दोनों रेजिस्टेंसेस जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपस में बराबर हैं तो इनमें जो फ्लो होने वाली करंट है वो भी आपस में बराबर तकसीम होगी। यहाँ से जो करंट है वो 1 एम्पेयर आ रही है, तो लॉजिकली आपको अगर रेजिस्टेंसेस आपस में बराबर हैं तो आपको ये समझ आना चाहिए कि 0.5 करंट इसमें से फ्लो करेगी, 0.5 करंट इसमें से फ्लो करेगी। इसी लॉजिक के ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किया हुआ है, हाफ डिफ्लेक्शन मेथड के ज़रिए हमने गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट की हुई है। अब जी न्यूमेरिकल 13.4 को डिस्कस करते हैं। इसमें एक रेक्टेंगुलर आयरन बार का तस्करा है
जिसकी जो लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर है और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो दिया गया है 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर, यानी ये साइड भी 2 सेंटीमीटर है और ये साइड भी 2 सेंटीमीटर है और ये रेक्टेंगुलर बार है। और आयरन की जो रेजिस्टिविटी है उसकी वैल्यू दी गई है 11 इंटू 10⁻⁸ ओहम मीटर। और हमने क्या मालूम करना है, हमने इस बार की रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो यूनिट्स को पहले सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 40 सेंटीमीटर जो है वो 40 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में आ जाएगा। 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें मालूम है कि 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो फिर 1 सेंटीमीटर जो है ये 1/100 मीटर के बराबर है। इसका स्क्वायर लेंगे, ये क्या आ जाएगा 1/10⁴ इंटू मीटर स्क्वायर। तो 10⁴ ऊपर जाकर 10⁻⁻4 बन जाएगा। तो क्रॉस सेक्शन एरिया का जो फाइनल आंसर है वो क्या आ गया 4 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। और जो रेजिस्टिविटी है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो रेजिस्टेंस का फार्मूला है ये हमें मालूम है, R इज इक्वल टू ρL/A। सिंपली हमने वैल्यूज पुट की, 40 से कैंसिल किया, यहाँ पर 10 आंसर आ गया। 10 इंटू 10⁻², ये क्या आ गया 10⁻1। तो ये 11 इंटू 10⁻8 ये, और 10⁻1 इंटू 10⁻4, ये 10⁻4 ऊपर जाकर +4 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये बन जाएगा 11 इंटू 10⁻5। तो इसको हम लिख सकते हैं 1.1 इंटू 10⁻4 ओहम। ये आ गया न्यूमेरिकल 13.4 का आंसर। अब जी न्यूमेरिकल 13.5 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट आपके सामने है। द रेजिस्टेंस ऑफ एन आयरन वायर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जो पहला टेम्परेचर है वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और उस टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है 1 इंटू 10⁻4 ओहम। व्हाट इज द रेजिस्टेंस एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने रेजिस्टेंस एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड RT वो कैलकुलेट करनी है। इफ द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ आयरन इज 5.2 इंटू 10⁻³ पर केल्विन। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसको हम अल्फा से शो करते हैं, 5.2 इंटू 10⁻³ पर केल्विन। तो इसके लिए हमें टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना है और फिर हमें नेट टेम्परेचर चाहिए कि नेट कितना इजाफा हुआ है। लिहाजा इनिशियल टेम्परेचर जो है वो कितना आ गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 273 ऐड करेंगे, 273 केल्विन बन गया। सेकंड टेम्परेचर जो है, जो हमने रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, वो आ गया 500 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें 273 ऐड किया तो ये भी कन्वर्ट हो गया केल्विन में। 773 और 273 का डिफरेंस लिया तो यह आंसर आ गया 500 केल्विन। तो अब हम आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं कि फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो फ्रैक्शनल चेंज क्या होता है, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, यानी ये फार्मूला क्या रहेगा RT माइनस R0 ओवर R0 ओवर T। इसको हम लिख सकते हैं RT माइनस R0 ओवर R0 इंटू T। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें इस RT को कैलकुलेट करना है। लिहाजा हम इसको इस एक्सप्रेशन से सॉर्ट आउट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। इस फार्मूले की डेरिवेशन ज़रूरी नहीं है, आप सॉल्यूशन में डायरेक्टली ये फार्मूला भी पुट करके आंसर हासिल कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ गया, R0 की क्या वैल्यू हमारे पास 1 इंटू 10⁻4 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा की क्या वैल्यू है 5.2 इंटू 10⁻³ इंटू जो टेम्परेचर है वो कितना आया है, वो है जी 500। इसको जब सॉल्व करेंगे, इनको हल करें तो ये आंसर आ रहा है 2600 इंटू 10⁻³ फर्दर सिंप्लीफिकेशन ये आ जाएगा 3.6। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी जो कि 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। ये है जी 3.6 इंटू 10⁻4 ओहम। दिस इज़ द रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बढ़ते हैं जी न्यूमेरिकल 13.6 की तरफ। इसकी आप स्टेटमेंट देख सकते हैं कि इसमें हमें सिंपली एक सर्किट डायग्राम दी गई है। सर्किट डायग्राम से जो हम डाटा लिख सकते हैं वो हमने लिख लिया। दो सेल्स हैं जिनकी EMF और इंटरनल रेजिस्टेंसेस दी गई हैं। तो हम लिख लेते हैं
ईएमएफ ऑफ द सेल 1 E1 उसका नाम रखते हैं 24 वोल्ट और इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है 0.1 ओहम। सिमिलरली इसके जो वोल्टेज हैं वो हैं 6 वोल्ट, ये ईएमएफ लिख ली, और इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है 0.9 ओहम। और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है 8 ओहम, इसको भी हमने यहाँ पर लिख लिया। तो हमने डिटरमिन क्या करना है, हमने दोनों बैटरीज की टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करना है। तो ये सेल 1 है, इसकी जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम नाम VT1 रख देते हैं, जबकि इसकी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का नाम VT2 रख देते हैं। जिस रोशनी में आप देख सकते हैं कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ ऑफ द सेल की जो रिलेशनशिप है वो ये है VT = E - IR। अगर हम इनको दोनों सेल्स के लिए अलहदा लिखें तो ये बन जाएगी VT1 = E1 - IR1। सिमिलरली अगर हम इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लिखें तो ये आ जाएगा VT2 = E2 - I × R2। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसमें देख सकते हैं कि हमें R1 का भी इल्म है, R2 का भी इल्म है, E2 का भी इल्म है, E1 का भी इल्म है। लिहाजा इन फार्मूलों में पुट करने के लिए हमें पहले इस I को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं टू डिटरमिन I, टोटल करंट जो सर्किट में से फ्लो हो रही है उस करंट को हम पहले डिटरमिन कर लेते हैं। अब जी I की वैल्यू किस तरह से डिटरमिन होगी, हम ओहम्स लॉ का फार्मूला जानते हैं, V = I × R। इसको EMF की फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा E = I × R इक्विवेलेंट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि इस करंट को कैलकुलेट करने के लिए हमें दो फैक्टर की ज़रूरत है। एक हमें E की वैल्यू चाहिए जो कि है नेट EMF, और एक हमें इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। तो हम इन दोनों को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब RE की वैल्यू किस तरह से आएगी, हम सर्किट में देख लेते हैं कि जी 3 रेजिस्टेंसेस हमें नज़र आ रही हैं और तीनों रेजिस्टेंसेस जो हैं वो सर्किट में सीरीज़ में हैं। तो हम ये R1, R और R2 को हम आपस में सम अप कर लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी टोटल R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये आ जाएगा R1 + R2 + सर्किट रेजिस्टेंस R। इनमें इनकी हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। R1 की क्या वैल्यू है 0.1, R2 की क्या वैल्यू है 0.9 और R की क्या वैल्यू है वो है 8 ओहम। तो जब हम इनको सम अप करें 8 + 1 9 ओहम, दिस इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई। अब हमने नेट EMF को कैलकुलेट करना है। जब ये दोनों फैक्टर आ जाएंगे फिर हम I की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। नेट EMF, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे जी, हम सर्किट में से देख सकते हैं कि ये जो सेल है इसकी EMF है 24 वोल्ट और इस सेल की जो EMF है वो है 6 वोल्ट। लेकिन ये जो दोनों सेल्स हैं ये आपस में अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं, लिहाजा हमें नेट EMF के लिए दोनों का आपस में डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो हम लिख लेते हैं नेट EMF E = E1 - E2। तो हम इसमें इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। E = 24 वोल्ट्स - 6 वोल्ट्स और ये क्या आ जाएगा 18 वोल्ट्स। E की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। हमारा जो टारगेट है वो इस करंट I को कैलकुलेट करना है। इस करंट I को कैलकुलेट करने के लिए हमें E और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RE को कैलकुलेट करना पड़ा। तो ये आ जाएगी I = 18 ओवर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आई है 9। तो ये हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई 2 एम्पियर। ये हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई। जब हम ये I की वैल्यू को कैलकुलेट कर चुके हैं, अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम इन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंसेस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लिख लेते हैं जी VT1 = E1 - I × R1। इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। E1 की वैल्यू क्या है
24 माइनस करंट अभी हमने कैलकुलेट की 2 इंटू और R1 जो है वो है 0.1, ये आ जाएगा 24 माइनस 0.2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ रहा है 23.8 वोल्ट्स। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर फॉर द सेल 1। अब हम VT2 कैलकुलेट कर लेते हैं। वो किसके बराबर है, E2 माइनस आई इंटू R2। अब यहाँ पर ये एक बात समझनी ज़रूरी है कि ये जो नेट करंट है ये इस तरफ फ्लो हो रही है और इसके लिहाज से जो करंट है वो पॉजिटिव है, जबकि करंट की डायरेक्शन इसके हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ है। लिहाजा E2 के लिए हम I की वैल्यू को हम नेगेटिव लेंगे। लिहाजा हम जब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो E2 की क्या वैल्यू आ गई, 6 वोल्ट, माइनस I की वैल्यू हम माइनस पुट करेंगे, -2 इंटू R2 की वैल्यू क्या है 0.9, यह आ जाएगा 6 प्लस 1.8 और ये आ जाएगा 7.8 वोल्ट VT2। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। मैं आपको ये बात दोबारा एक्सप्लेन कर दूं कि इसमें चूँकि जो करंट की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ है, लिहाजा इसके लिए हम करंट की वैल्यू को पॉजिटिव लेंगे। जब इस सेल के लिए जो करंट है वो इसके हायर पोटेंशियल यानी पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल के अंदर इसकी इनसाइड फ्लो हो रही है, लिहाजा हम इसके लिए करंट की वैल्यू को क्या लेंगे, हम उसके लिए नेगेटिव वैल्यू लेंगे। वैल्यू करंट की वही रहेगी, जब इसके साथ हमें नेगेटिव अटैच करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गए जी। अब बढ़ते हैं न्यूमेरिकल 13.7 की तरफ। 13.7 का भी सर्किट डायग्राम दी गई है और सर्किट डायग्राम से हम देखते हैं हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है। सर्किट डायग्राम में दो वोल्टेज सोर्सेज हैं, लिहाजा हम एक को नाम E1 देते हैं, दूसरे को नाम E2 देते हैं और दो ही रेजिस्टेंसेस हैं। तो हम इनका डाटा पुट कर लेते हैं। E1 इज़ इक्वल टू 9 वोल्ट, E2 इज़ इक्वल टू 6 वोल्ट। इस रेजिस्टेंस का नाम R1 रख देते हैं, इसकी वैल्यू है 18 ओहम। दूसरी रेजिस्टेंस जो है R2, इस फिगर के मुताबिक उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो है 12 ओहम। तो हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमने फाइंड करना है करंट थ्रो ईच रेजिस्टेंस। दो रेजिस्टेंसेस हैं, लिहाजा हमने कैलकुलेट क्या करना है, करंट थ्रो R1 और करंट थ्रो R2। डियर स्टूडेंट्स, ये एक कम्प्लेक्स सर्किट है। ऐसा सर्किट जिसमें एक से ज़्यादा वोल्टेज सोर्सेज आ जाएं उसको हम कम्प्लेक्स सर्किट कहते हैं और उसके लिए हम किरचॉफ फर्स्ट रूल और सेकंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए पहले स्टेप पर सर्किट डायग्राम में हमें करंट को डिफाइन करना होता है हर लूप के लिए अलग-अलग। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दो लूप्स हैं। एक जो लूप है वो है A B E F और A B E F और अगेन A, एक लूप ये है। इसके लिए हम डिफाइन कर लेते हैं कि इसमें से जो करंट फ्लो कर रही है वो है I1। इसमें जो करंट है वो I1 फ्लो कर रही है और साथ इस करंट की जो डायरेक्शन है वो भी हमने खुद लेट करनी होती है। दो ही ऑप्शंस हैं, या तो हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे या हम इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे। तो मैं इसको ले लेता हूँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेट्स सपोज दिस इज करंट I1 इन लूप ABEFA। करंट I1 इज फ्लोइंग ये आ गया एक लूप। अब जो दूसरा लूप है, दूसरा लूप कौन सा है, BCDEB। इन लूप BCDEB जो करंट है उस करंट को नाम हम रख देते हैं कि इसमें से जो करंट फ्लो हो रही है उसका नाम है I2। और ये भी दोनों करंट की जो सेंसेस हैं वो आपने सेम लेनी है। अगर एक में आप उसको एंटी क्लॉकवाइज ले चुके हैं तो दूसरे लूप में भी हमें जो करंट की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज ही लेनी पड़ेगी। अगर हम इसको क्लॉकवाइज ले लेते तो अगर ये दो से ज़्यादा 5-6 लूप भी होते फिर सभी में जो करंट की क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज की जो सेंस है वो सब में सेम होनी चाहिए। लिहाजा ये भी को किस डायरेक्शन में होगी, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब जी हम इन दोनों लूप्स के लिए अलग-अलग किरचॉफ सेकंड रूल यानी लूप रूल को अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं
ABEFA किरचॉफ सेकंड रूल को इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमें बताता है सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस अराउंड अ लूप इज इक्वल टू 0। जो करंट है हम ए से स्टार्ट करते हैं, ए से एफ की तरफ फ्लो हो रही है, एफ से ई, ई से बी, बी से फिर ए तक। यह हमने क्लोज लूप की इक्वेशन लिखनी है जितने भी उसमें एलिमेंट्स मौजूद हों। तो पहला जो एलिमेंट है वो एक बैटरी है। करंट इसके नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि लो पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ आ रही है, लिहाजा इसके जो वोल्टेज हैं वो हम लेंगे पॉजिटिव। तो ये आ जाएगा E1। अब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप्स हैं ये आएगा करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब हमें पहले इसमें से नेट करंट को देखना है। हम चूंकि इस लूप को डिस्कस कर रहे हैं, लिहाजा इसकी करंट को हम पहले लिखेंगे माइनस इसकी करंट को हम बाद में लिखेंगे। चूंकि इसमें से I1 जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है और I2 जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, लिहाजा हमें नेट करंट लेनी पड़ेगी। रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है अगर वो करंट की डायरेक्शन में हो तो उसको हम हमेशा नेगेटिव लेते हैं, लिहाजा यहाँ पर आ जाएगा माइनस और करंट का डिफरेंस I1 माइनस I2 और इनटू R1। अब इसके अलावा और कोई भी कंपोनेंट नहीं है, लिहाजा ये आ गया इक्वल टू 0। ये बात आप फिर समझ लें, क्योंकि हम इस लूप को डिस्कस कर रहे हैं, लिहाजा नेट करंट आएगी I1 माइनस I2। नेक्स्ट स्टेप में जब हम इसमें को डिस्कस करेंगे फिर हम लेंगे I2 माइनस I1। तो जी अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं जिन वैल्यूज़ का हमें इल्म है। E1 की वैल्यू का पता है 9 माइनस I1 माइनस I2 इंटू R1 की वैल्यू क्या है 18। तो यह आ जाएगा माइनस I1 माइनस I2 इंटू 18 इज इक्वल टू -9। ये 18 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। I1 माइनस I2 इज इक्वल टू -9 ओवर -18 इज इक्वल टू 0.5। I1 माइनस I2 ये हमारे पास आ गया आंसर। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 1। तो दो वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए हमें दो इक्वेशन चाहिए, लिहाजा हम दूसरे लूप को भी अब हम कंसीडर करते हैं। फॉर लूप सेकेंड लूप जो है वो क्या है BCDEB। सेकेंड लूप के लिए हम इसमें भी किरचॉफ सेकेंड रूल के मुताबिक द सम ऑफ ऑल द वोल्टेज अक्रॉस अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम पॉइंट B से स्टार्ट करते हैं। B से E एक कंपोनेंट है, E से D सेकंड कंपोनेंट है, D से C थर्ड कंपोनेंट है। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, अब हम चूंकि इस लूप को डिस्कस कर रहे हैं, लिहाजा जो नेट करंट होगी वो क्या होगी I2 माइनस I1। चूंकि करंट की डायरेक्शन में हम वोल्टेज ड्रॉप ले रहे हैं, लिहाजा ये जो वोल्टेज ड्रॉप है ये तो होगा नेगेटिव और नेट करंट क्या आएगी वो आएगी I2 माइनस I1 इनटू इट्स वैल्यू R1। उसके बाद अगेन एक रेजिस्टेंस है। अब इसमें से जो करंट फ्लो हो रही है वो है सिंपली I2, तो ये आ जाएगी माइनस I2 R2। अब D से C जाते हुए ये जो बैटरी है इसको जो करंट है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ ट्रैवर्स कर रही है, लिहाजा इसकी जो EMF है वो आएगी पॉजिटिव E2 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में जिन वेरिएबल्स की वैल्यू हमें मालूम है उसको हम पुट कर लेते हैं। I2 माइनस I1, R1 की वैल्यू का पता है 18 माइनस I2 की वैल्यू का नहीं पता, I2 यहाँ पर आएगा। R2 की वैल्यू कितनी है 12 प्लस E2 की कितनी वैल्यू है वो है 6 और ये आ जाएगा 0। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 6 को अगर दूसरी साइड पर ले जाया जाए तो ये बन जाएगा -6। I2 और I2 दोनों सम होकर -18 -12 ये आ जाएगा -30 I2। अब इस इक्वेशन में से 6 कॉमन आ सकता है, ये 6 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 3I1 माइनस 5I2 इज इक्वल टू -1। ये आ गई जी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब जी आपको ये समझ आ गई, ये बिल्कुल मैट्रिक क्लास के आगे स्टेप्स हैं। दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, चाहे आप एक वेरिएबल की वैल्यू इसमें पुट कर दें या दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर कर दें
या दोनों इक्वेशंस के वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके हम सॉल्व कर लें। तो हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जब इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 3 से, तो ये इक्वेशन जो है ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 3i1 माइनस 3i2 इज इक्वल टू 0.5 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये आ जाएगा 1.5। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब आप इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें। इक्वेशन 2 लिखते हैं 3i1 माइनस 5i2, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस क्या आ जाएगा 3i1 माइनस 3i2, और दूसरी साइड पर क्या आ जाएगा -1 माइनस 1.5। तो इसको सिंप्लीफाई करके ये जो दोनों हैं ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये आंसर क्या रह जाएगा -5i2 प्लस 3i2 इज इक्वल टू -2.5। तो ये सॉल्व होकर क्या आ रही हैं -2i2 इज इक्वल टू -2.5, और i2 की वैल्यू इसको इससे डिवाइड करने से आ रही है 1.25। अब हम इस i2 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 जो है वो क्या बन जाएगी, i1 माइनस 1.25 इज इक्वल टू 0.5। तो i1 की वैल्यू आ जाएगी 0.5 प्लस 1.25। i1 की टोटल वैल्यू आ गई 1.75 एम्पियर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं ये i1 और i2 की आई हैं, लेकिन हमने वो करंट कैलकुलेट करनी है जो R1 और R2 से फ्लो हो रही है। तो R2 से तो ये हमें क्लियर कट पता चल गया कि सिर्फ जो है i2 करंट फ्लो हो रही है, लिहाजा ये तो इसका आंसर आ गया। लेकिन R1 में से जो करंट फ्लो हो रही है वो अभी हमने कैलकुलेट करनी है। R1 वो करंट कितनी होगी, वो करंट होगी जी i1 माइनस i2, और इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। i1 की वैल्यू है 1.75 माइनस i2 की वैल्यू क्या है 1.25, और ये जो नेट हमारे पास आंसर आ रहा है ये है 0.5 एम्पेयर। तो ये है i1 माइनस i2 इज इक्वल टू 0.5 एम्पेयर हमारा आंसर। ये वो करंट है जो कि R1 से फ्लो हो रही है। ये मैंने इसीलिए यहाँ पर नहीं लिखा था। करंट थ्रो R1 जो है वो कौन सी करंट है, वो है i1 माइनस i2, इसको डिटरमिन करना है, और करंट थ्रो R2 वो है सिंपली i2। लिहाजा ये दोनों करंट्स को हमने डिटरमिन कर लिया। ये दोनों इसके आंसर्स। बहुत शुक्रिया डियर स्टूडेंट्स। अब आप इन न्यूमेरिकल्स को करने के बाद आप एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी ये मेथडोलॉजी, हमारी ये काविश पसंद आई है, इससे आपको ज़रा सा भी फ़ायदा पहुंचा है, तो इसको अपने दूसरे फेलो, दूसरे कंटेक्ट के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी मुस्तफ़ीद हो सकें। खुश रहें, कामयाब रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।